हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सच्चे सुख के बारे में। ऐसा क्या करें जिससे वो जो रियल पीस है, सच्चा सुख, सच्ची शांति वो हमें मिल जाए। और जब वो हमें मिल जाएगी तो उसके बाद का जो हमारा लाइफ होगा वो बहुत ही शानदार होगा। मुझे कल ही एक इंसान ने कहा कि लाइफ को 3 फेज में डिवाइड करके देखिए। 0 से 30 लर्न, 30 से 60 अर्न और 60 से 90 रिटर्न। ये जो तीनों फेजेस हैं उसमें एक चीज कॉमन है और वो है आपका पीस ऑफ माइंड। जब तक वो शांत रहेगा वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। तो चलिए कहानी के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं कि किस तरह से एक रियल पीस, सच्चा सुख हमें मिल सके। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, कहानियों के माध्यम से चीजों को सीखना और जो सीखते हैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करना, ये टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक का एक नया रूप मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। आज की कहानी अलग अलग पर्सपेक्टिव हमारे सामने खोलने जा रही है और उन अलग अलग पर्सपेक्टिव से एक ही आउटकम बाहर निकलेगा। हमारे लाइफ को और अच्छी तरह से जीने का तरीका हम सीखेंगे। तो होता यूं है, एक भिखारी एक किसान के घर पे भीख मांगने जाता है। भिखारी वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि किसान जस्ट घर पे आया ही है। जो पत्नी है वो खाना बना रही थी, उसने किसान के हाथ धुलाए, किसान के लिए नए फ्रेश कपड़े रखे हुए थे। किसान स्नान करने चला गया और पत्नी ने कुछ अनाज ला करके भिखारी के झोली में डाल दिया। अब भिखारी अनाज लेकर के वहां से गुजर रहा था और वो सोचने लगा कि किसान की लाइफ कितनी आसानी है, कितनी शांत है, कितनी अच्छी है। घर पे आना है, काम करके यहाँ पे सेवा की जाती है, खाना मिल जाता है और बच्चों के साथ खेलना, बैठ के बातचीत करना, कितना अच्छा जीवन जो है वो किसान निभा रहा है। अब वहां पे किसान खाना खाने को बैठता है। खाना खा के होने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है कि जो हमारा बेल है वो अब बूढ़ा हो चुका है और उस बूढ़े बेल की अब जितनी हमें उपज मिलती है उतनी नहीं मिल रही है। थोड़ा सा हमारा जो नुकसान है वो हो रहा है, तो मुझे हीरा राम के पास जाकर के कुछ उधार लाना होगा। तो किसान जो है वो अगले दिन हीरा राम के यहाँ पर जाता है और हीरा राम को अपनी पूरी सिचुएशन बताता है कि ऐसा हुआ है, ये हुआ है, मैं आपसे कुछ उधार लेना चाहता हूँ। अगली बार जब भी निपाई होगी, खेती होगी, मैं आपको वो उधार का पैसा वापस लौटा दूंगा। और हीरा राम से वो कुछ 10,000 रुपए उधार लेकर के आ जाते हैं। अब वहीं पर जब वापस किसान लौट रहा होता है तब हीरा राम के बारे में सोचता है कि हीरा राम कितना सुखी इंसान है। रोजाना का उसका 20 से 30,000 रुपयों का मुनाफा होता होगा और मैं आज 10,000 रुपए लेकर के आया हूं। कितना सुखी है हीरा राम। अब जो हीरा राम है वो जाते हैं लिखमी चंद के पास। लिखमी चंद के पास जाते हैं और उनका कुछ व्यापारिक सौदा चलता रहता है। जैसे हीरा राम जो है वो रिटेल में है और लिखमी चंद जो है वो होलसेल में है। जब हीरा राम लिखमी चंद के पास जाते हैं तो वो लिखमी चंद के पास बैठ करके अपना अगला अनाज जो है वो बुक कराते हैं और अपने अगले सौदे वो बुक कराते हैं। और उसी वक्त लिखमी चंद और उसके जो अकाउंटेंट है जो वहां पे बातचीत करते रहते हैं कि आज ही एक ईमेल आया है और हमें पिछले सौदे में जो है वो इतने रुपयों का फायदा हुआ है। लिखमी चंद वो बातचीत करते करते हीरा राम से बातचीत करते हैं, अपना सौदा लिखते हैं और हीरा राम जब वहां से लौटता रहता है तो हीरा राम सोचता है कि लिखमी चंद कितना सुखी इंसान है। हम यहाँ मुश्किल से 10, 20, 30,000 रुपए कमाते हैं और उनके तो बैठे बैठे ही 50,000, 1 लाख का मुनाफा हो जाता है। अब जो लिखमी चंद है वो एक राजा के पास जाते हैं और राजा के पास जाकर के अपना सब कुछ जो बातचीत है वहां पर रखते हैं। और राजा से बातचीत के दौरान मालूम चलता है कि राजा का जो मुनाफा है वो पूरा कितना मुनाफा राजा को होता है। और अपनी बातचीत करके जब लिखमी चंद राजा के वहां से लौटते हैं तो लिखमी चंद ये सोचते हैं कि यार जो राजा है कितना सुखी है, इतने सारे मंत्री हैं, सारे काम पूरे हो जाते हैं, बस उनको बैठ के डायरेक्शन करना रहता है। हम जो हैं
कभी मुनाफा करते हैं, कभी नुकसान करते हैं, लेकिन राजा के यहाँ पे तो आराम से महीनों महीनों में 5 लाख 10 लाख का मुनाफा होता होगा। कितनी आसान, कितनी शानदार जिंदगी है। और वही राजा जब अपने कमरे में था, उसे एक फोन कॉल आता है कि कुछ जगह पे कुछ नुकसान हुआ है, और उसके बारे में सोचते हुए राजा को खांसी आती है। राजा उठ करके खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, और जब खिड़की खोल के राजा नीचे देखते हैं तो नीचे रास्ते पर एक भिखारी गाना गुनगुनाते हुए जा रहा होता है। राजा सोचता है कि कहाँ ये नुकसान और ये सब कुछ मैं लेकर के बैठा हूं, सही जिंदगी तो ये भिखारी जी रहा है, खुश है, आराम से अपनी लाइफ काट रहा है। दोस्तों, ये पूरा सर्कल आपने सुना। भिखारी ने किसान को अच्छा कहा, किसान ने हीराचंद को, हीराराम ने लक्ष्मीचंद को, लक्ष्मीचंद ने राजा को, और फिर राजा ने कहा कि सही जिंदगी तो भिखारी जी रहा है। हम हमेशा एक दूसरे की जिंदगी को देखते हुए जीते रहते हैं, खुद की जिंदगी को नहीं देखते। इस पूरी कहानी से सबसे पहली लर्निंग जो आपको इंप्लीमेंट करनी है वो है, जो आपके पास जितना है, जैसा है, उसके साथ खुश रहना शुरू कीजिए। उसी चीज में अपनी खुशी को ढूंढना शुरू कीजिए। किसी और को देख करके यार वो ज्यादा सुखी है, वो ज्यादा अच्छा है, ये जिंदगी नहीं है जो हम जीने आए हैं। तो सबसे पहली लर्निंग, खुद के पास जो है उसमें जीना शुरू कीजिए। उसके बाद जब भी आप कंपेयर करते हैं किसी और के साथ अपने आप को, या जब भी किसी और की जिंदगी को देख करके आप सोचना शुरू करते हैं कि यार उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी है, एक बार उनकी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए कि जो आपको दिख रहा है, क्या वो असली खुशी है या वो दिखावटी खुशी है, और उसके पीछे ऐसा कुछ छुपा हुआ है जो शायद आपको पता ही ना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को देखना शुरू कीजिए कि जो दिख रहा है क्या वही सही है। आप एक नया पर्सपेक्टिव ओपन करना शुरू कर देंगे, और उस पर्सपेक्टिव के साथ एक चीज आपके साथ जुड़ेगी, जितना आप काम कर पा रहे हैं उतना सुकून से कर पा रहे हैं, और उस सुकून में आपकी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। मैंने शुरुआत में कहा था कि 3 फेजेस में इस जिंदगी को आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला लर्निंग, 0 से 30, ये पूरा फेज आपका लर्निंग में ही जाता है। भले ही आपने 20, 22, 24 में पढ़ाई पूरी क्यों ना कर ली हो, उसके बाद भी आप लर्निंग फेज में ही रहते हैं, आप सीखते रहते हैं। लेकिन 30 से 60 ये जो एज है, उसमें आप अर्निंग करते हैं ये सोच के कि आगे जा करके हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे? अपनी खुद को ही, जो हमने कमाया है वो खुद के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हम हमारे सोसाइटी को रिटर्न करेंगे, हमारे परिवार ने जो भी हमें दिया है, बच्चों ने जो भी हमें दिया है, हम उन्हें रिटर्न करते रहेंगे, और 90 साल के उम्र तक हम हमारी एज खत्म करके चले जाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये 60 से 90 आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता। तो क्यों ना इस एक सेशन के माध्यम से हम एक नया डिसीजन यहाँ पे ले लें कि 0 से 30 ये डेफिनेटली लर्निंग फेज है, वो रहेगा और वो रहना भी चाहिए। जो 30 से 90 का जो भी वो फेज है, 60 साल का है, 50 का है, 40 का है, 30 का है, जो भी वो फेज है, उसमें हम अर्निंग करेंगे, लेकिन अर्निंग करते करते रिटर्न करेंगे। अपने आप को टाइम देंगे, अपने परिवार को टाइम देंगे, अपने फ्रेंड्स को टाइम देंगे, जो हमारे साथ हमारे प्रोफेशनल लाइफ में है, बिजनेस में है, सर्विस में है, उन्हें भी टाइम देंगे। हम उन सभी जगहों पर टाइम देंगे जिसे हम रिटर्न में ऐड ऑन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम हम हमारे भगवान को देंगे, जिनकी वजह से हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अभी इस मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। कल क्या होगा, किसी और के पास क्या है, उसमें जीने के बजाय अभी के मोमेंट में जीते हुए अर्न, लर्न और रिटर्न ये करते रहिए। कोई भी डाउट आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी एक पॉइंट का आपको अगर एलॉबरेशन चाहिए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई एक फ्रेंड या फैमिली पर्सन हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, उनके पास ये है, उनके पास ये है, उनके साथ इसे शेयर कीजिए
और अगर अभी तक हमारा जुड़ाव नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपके साथ जुड़ना हमें पसंद है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। वापस मिलेंगे अगले सेशन में, जहां पर कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में बात करेंगे और आपके चैलेंजेस को थोड़ा डीप जा करके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, वीक, मंथ अहेड। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।